नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वायसराय एंड गवर्नर जनरल, यानी कि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। क्योंकि जब भी इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करते समय हमेशा, देखिए मैंने पहले भी बताया और फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात आएगी तो उसके साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाती है, और जब भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाती है तो हमेशा गवर्नर जनरल की बात की ही जाती है। क्योंकि जो पूरा का पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आज़ादी को जो सपोर्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस या और इंडियन नेशनल मूवमेंट को जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो अंग्रेजों के, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है? गवर्नर जनरल। तो बात समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने इस क्लास में किया क्या है कि जितने भी गवर्नर जनरल और जितने भी वायसराय हुए हैं तो उन सब में जो जो चीजें इवेंट हुई हैं, जो जो घटनाएं हुई हैं, जो जो उनका घटनाक्रम रहा है, तो हमने यहां पर मेंशन किया है कि किस गवर्नर जनरल के समय में या किस वायसराय के समय में क्या क्या चीजें यहां पर इंडिया में घटित हुई या क्या क्या इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। तो यानी कि अगर आपने इस सेशन के सारे वायसराय, सारे गवर्नर जनरल की जो भी इवेंट्स हैं आपने याद कर ली तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम में कोई भी वायसराय और गवर्नर जनरल से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, ये बात एकदम तय है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा हम एक बात और समझेंगे। देखिए, सबसे पहले जो अंग्रेजों ने अपना केंद्र बनाया था वो बंगाल को बनाया था। तो बंगाल में सबसे पहले आया गवर्नर, गवर्नर के बाद में बना बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, और बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद में बन गया भारत का गवर्नर जनरल। समझोगे इस बात को? भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल के बाद में एक एक्ट आया 1858 का, 1857 की क्रांति के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद एक एक्ट आया 1858 का एक्ट। और उस 1858 के एक्ट से जो ब्रिटिश, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन ना रह करके अब शासन आ जाता है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। और इस एक्ट से जो अभी तक गवर्नर जनरल कहलाता था अब कहा जाएगा वायसराय। बात क्लियर हो गई? देखिए, नाम बदल गया, काम वही है। समझ रहे हैं ना? नाम बदल गया, काम वही है। तो शुरुआत देखिए कहां से होती है। हम जो यहां पर शुरू करेंगे वो गवर्नर जनरल से शुरू करेंगे, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। बंगाल का गवर्नर शुरुआत हुआ, बंगाल का गवर्नर बना, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, और फिर बन गया वो 1858 के एक्ट के बाद से भारत का वायसराय। तो यानी कि ये जो वायसराय गवर्नर जनरल में जो दुविधा होगी आखिरकार ये वायसराय कौन है, गवर्नर जनरल कौन है, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। तो बात में एक बार फिर से ब्रीफ में बता देना चाहता हूं। देखिए, बंगाल का गवर्नर बना बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल बना, फिर भारत का गवर्नर जनरल 1858 के एक्ट के बाद से क्या बन गया? भारत का वायसराय। तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं हम लोग यहां पर, देखिए लिखा हुआ सीधे, वारेन हेस्टिंग्स वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट। यानी कि बंगाल का अगर अंतिम गवर्नर पूछा जाएगा तब भी आपका आंसर होना चाहिए वारेन हेस्टिंग्स। ये बात क्लियर है? यानी कि बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा तब भी वारेन हेस्टिंग्स। और एक एक्ट आया उसके बाद में, द एक्ट वाज हेल्ड ऑन 1773, इट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट। ये कौन सा एक्ट था? ये रेगुलेटिंग एक्ट था। और इस एक्ट के द्वारा ही वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था वो बन गया गवर्नर जनरल। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अगर इस पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि वारेन हेस्टिंग्स को भारत का भी पहला गवर्नर जनरल माना जाता है। हालांकि अगर ऐसे बात करते हैं तो 1833 के एक्ट से लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा जाता है, लेकिन क्योंकि यहां पर जो गवर्नर का जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया, अब गवर्नर जनरल हो गया, तो इसीलिए इसको भारत का भी पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। लेकिन अगर 1833 के एक्ट से बात करेंगे तो वहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में पहला गवर्नर जनरल भारत का कहा जाता है।
ठीक है ना, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, एज अ गवर्नर जनरल अगर हम टेन्योर की बात करेंगे वारेन हेस्टिंग्स की, तो 1774 से 85 है। अगर हम इसमें एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल भी इंक्लूड कर दें तो इसका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा 1772 से। ये बात समझिएगा, तो इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर आप वारेन हेस्टिंग्स के टाइम को यानी कि एज अ गवर्नर जनरल हम लोग लेते हैं तो 1774 से टाइम पीरियड काउंट होगा, बट अगर एज अ गवर्नर भी काउंट करते हैं तो वो चूंकि 1772 से 74 के बीच में वो बंगाल का गवर्नर है, तो उस टाइम को हम लोग नहीं यहां पर काउंट करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गवर्नर जनरल। ठीक है ना, तो जल्दी से समझ लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स इनका जो टाइम पीरियड है वो 1774 से लेकर के 1785 एज अ गवर्नर जनरल है। इन 1774 यानी कि 1774 में अ सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड। इनके समय में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कहां पर? इन कलकत्ता। किस एक्ट से? अंडर द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, एक क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से यहां से बनता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो आंसर होगा 1774। किस एक्ट से हुई, तो आंसर क्या होगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। क्या हुआ? देखिए, लिखा हुआ है सीधा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो यह क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से समझ लेते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है यहां से जो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे सीजीएल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, सीएचएस के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, सीपीओ के लिए भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन। अगर आप इससे अपर लेवल के एग्जाम देते हैं, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में अगर हम बात करें, जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है एग्जाम, वहां भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर किसी आप यूपीपीएससी या अदर स्टेट का कोई पीएससी एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी स्टेट पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर भी यूपीएससी का भी कोई एग्जाम होता है, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण बन सकता है। तो ध्यान देंगे इस बात को। इट्स चीफ जस्टिस वाज इम्पे। कौन था? इस जो सुप्रीम कोर्ट बनी 1774 में, इसका जो चीफ जस्टिस था इम्पे। पूरा नाम है इसका, याद रखेंगे, एलिजा इम्पे। तो देखिए क्वेश्चन मिल गया कि जो पहली सुप्रीम कोर्ट बनी उसका चीफ जस्टिस कौन था, तो आंसर होगा आपका एलिजा इम्पे। बाकी के 3 चीफ जस्टिस थे, उनके नाम क्या थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। याद रखिएगा, एक हो गए इम्पे, दूसरे हो गए चैम्बर्स, फिर लिमेस्टर और फिर हो गए हाइड। क्लियर हो गई बात? यानी कि एलिजा इम्पे चीफ जस्टिस, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये थे आपके अदर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि 1774 में कलकत्ता में स्टैब्लिश हुई थी। आगे बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में और भी। यहां पर जो बात करते हैं, इन 1774 में विलियम जोन्स इस्टेब्लिश्ड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता। वारेन हेस्टिंग्स साहब के समय में ही क्या हुआ? विलियम जोन्स ने 1784 में बंगाल में यानी कि कलकत्ता में क्या किया गया? एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। यह क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान देंगे, सीधे सीधे पूछा जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो आंसर क्या होगा? विलियम जोन्स। कहां की? तो कलकत्ता। अगर कलकत्ता ऑप्शन में नहीं है तो बंगाल निश्चित रूप से ऑप्शन में जरूर रहेगा। आगे बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में और भी पॉइंट। ही वॉज द ओनली गवर्नर जनरल बर्क इम्पोज्ड इंपीचमेंट केस ऑन हिम। यानी कि एकमात्र ऐसा वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया। याद रखिएगा, किस गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया? किसने दायर किया? तो बर्क ने वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर दायर किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट गवर्नर जनरल की, जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। टाइम पीरियड की बात करेंगे 1786 से लेकर के 93 तक इनका टेन्योर है। सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट, ही बैंड द स्लेव ट्रेड इन 1789। इन्होंने 1789 में दासों के व्यापार पर रोक लगाई। दूसरा पॉइंट, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। इनको सिविल सेवा का जन्मदाता, सिविल सेवा का मतलब आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कहा जाता है।
जो आज की डेट में ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाती हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज कहलाती हैं, IAS, IPS और IFS, यानी IFS मतलब क्या हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज, ये आज के टाइम में ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाती हैं। अब ICS की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा या नागरिक सेवा, देखिए अगर सिविल सेवा ऑप्शन में ना हो तो आप नागरिक सेवा भी, यानी कि कभी कभार सिविल सेवा नहीं, हिंदी वाले ध्यान देंगे, तो आंसर क्या होगा, नागरिक सेवा। क्लियर है। अब हम कॉर्नवालिस के बारे में और बात करते हैं। अगर कॉर्नवालिस के बारे में बात करते हैं, हमने देखा कि यह नागरिक सेवा का जनक है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। अब इंडियन सिविल सर्विसेज को जब इसने इस्टेब्लिश कर दिया तो उसके बाद में इन 1863 द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी कि जो पहले ICS अफसर बने वो कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब बने, तो 1863 में बने। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। आगे हम लोग कॉर्नवालिस के बारे में बात करते हैं। कॉर्नवालिस द फादर ऑफ पुलिस सर्विस इन इंडिया, यानी कि भारत में पुलिस सेवा का भी जन्मदाता किसको माना जाता है, तो वो भी कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। तो याद रखिए, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ पुलिस सर्विसेज, दोनों क्रेडिट किसको जाते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, आगे हम लोग कॉर्नवालिस के बारे में बात करते हैं। इन 1773 1773 में इट इंप्लीमेंटेड परमानेंट सेटलमेंट अरेंजमेंट इन बंगाल, यानी कि 1773 में इसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। यह भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना, तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था अगर कभी पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली के बारे में। लॉर्ड वेलेजली का टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो 1798 से 1805 है। इसके समय में सहायक संधि हुई, यानी कि ही इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि हुई। अब यह सहायक संधि प्रणाली को इसने प्रचलित किया, कौन कौन से राज्य थे, कभी क्रम पूछा जाता है तो याद रखोगे। देखिए एक कोड है HMTAPB, याद रखना है आपको। H फॉर हो गया हैदराबाद, 1798 में सहायक संधि स्वीकार की। M फॉर मैसूर 1799 में, T फॉर तंजौर 1799 में, A फॉर अवध 1801 में, और उसके बाद में P फॉर पेशवा 1802 में, और B फॉर भोसले 1803 में। यानी कि ये सहायक संधि अपनाने वाले राज्य थे। सहायक संधि किसके द्वारा दी गई, किसने इंट्रोड्यूस की, तो आंसर आपका क्या होगा, लॉर्ड वेलेजली। बहुत ही महत्वपूर्ण यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब हम लॉर्ड वेलेजली के बारे में और बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वेलेजली का जो कंट्रीब्यूशन माना जाता है, ही एस्टैब्लिश्ड फोर्ट विलियम इन कलकत्ता, और कब, 1800 में। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की इसने स्थापना की। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अगले नेक्स्ट गवर्नर जनरल की, वो हैं सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो भी बोला जाता है, वालो भी बोला जाता है। सर जॉर्ज बार्लो के बारे में बात करते हैं तो इसने क्या किया, हस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया और मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई, यानी कि ही स्ट्रिक्टली फॉलोड द नॉन वायलेंट पॉलिसी। इसने हस्तक्षेप, कोई अहिंसा की नीति को पालन किया और पीसफुली जो पॉलिसी है उसको मराठा के लिए इसने रखा, यानी कि शांतिपूर्ण नीति को सर जॉर्ज बार्लो ने मराठा के लिए रखा था। अगले जो गवर्नर जनरल है वो है हमारे लॉर्ड मिंटो। कौन है, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के बारे में बात करते हैं तो इनके समय में क्या हुआ, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ड्यूरिंग दिस टाइम द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज हेल्ड इन 1809 विद रंजीत सिंह, यानी कि इनके समय में महाराजा रंजीत सिंह के साथ में अंग्रेजों की जो संधि हुई वो थी अमृतसर की संधि, और कब हुई, 1809 में। और समय किसका था, वो लॉर्ड मिंटो का था, याद रखना है आपको। अगले हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में बात करते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में बात करते हैं। 1813 से 1823 तक इसका टेन्योर है, टाइम पीरियड है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय देखिए क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। फर्स्ट एंग्लो नेपाल वार, पहला आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। कब होता है, 1814 से 16 के बीच में, जो कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अगला लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, पिंडारी, द पिंडारी वर सप्रेस्ड ड्यूरिंग
दिस टाइम, यानी कि इसके समय में पिंडारियों का दमन किया गया। याद रखिएगा, मराठा और पिंडारी के बारे में बहुत कहानियां चली हुई हैं, यानी कि पिंडारियों का दमन किसके समय में किया गया, तो आंसर क्या होगा आपका, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और इसी के समय में मराठा संघ का अंत हुआ। मराठा संघ के मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, जब हमने मराठा पढ़ाया था, आपको पेशवा पढ़ाया था, जो पेशवाओं के समय का जो दौर है वो मराठा संघ कहा जाता है, और जो शिवाजी के समय का दौर है वो मराठा राज्य कहा जाता है। ये मराठा संघ और मराठा राज्य में अंतर है। तो बाद में जो पेशवा हुए ये भी फाइनली फिनिश हो गए, यानी कि फाइनली जो कह सकते हैं इनका अंत हुआ मराठा संघ का, वो किसके समय में हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं लॉर्ड एडम्स के बारे में। लॉर्ड एडम्स का टाइम पीरियड है 1823। इसने क्या किया, द प्रेस वॉज बैंड इन इट्स टाइम, यानी कि इसके समय में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि फाइनली जो प्रेस के ऊपर बैन हो गया वो किसके समय में हुआ, लॉर्ड एडम्स के समय में। अब हम लोग नेक्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में बात करते हैं, यह है लॉर्ड एमहर्स्ट। एमहर्स्ट बहुत ही प्रसिद्ध गवर्नर जनरल माने जाते थे। ऐसा इसलिए, ये प्रसिद्धि कारण क्या हुआ कि बादशाह है एक और ये अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेटिव है, तो बादशाह की शान और शौकत के सामने अंग्रेज नहीं टिकते थे। लेकिन एमहर्स्ट पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जो कि मुगल सम्राट से बराबरी के स्तर पर मिला, यानी कि यहां पर अब अंग्रेज धीरे धीरे से बढ़ रहा है और अब वो बादशाह से बराबरी के स्तर, मतलब समझ रहे ना, पहले जाएंगे सलाम ठोकेंगे, अब जब थोड़ा सा विस्तार कर लिया अपना तो आप कहेंगे सलाम नहीं ठोकना, अब तो आपके बराबर की कुर्सी पर बैठना है। तो ये वैसा ही गवर्नर जनरल था। और क्या हुआ, यह भारत का ऐसा पहला गवर्नर जनरल बना जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से बराबरी के स्तर पर मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा गवर्नर जनरल मुगल सम्राट से बराबरी के स्तर पर मिलता है, तो आंसर क्या होगा, एमहर्स्ट। आगे बात करते हैं एमहर्स्ट के बारे में। एट दिस टाइम देयर वाज अ सोल्जर रिवोल्ट इन बैरकपुर कैंटोनमेंट इन 1824, यानी कि इसके समय में 1824 में बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह भी हुआ था। यह भी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग एक बहुत ही कह सकते हैं समाज सुधारक गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये 1833 का जो एक्ट आता है उसके माध्यम से गवर्नर जनरल बनते हैं। ये ही प्रोविटेड ऑफ सती प्रैक्टिस या सती सिस्टम, यानी कि राजा राममोहन राय का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। राजा राममोहन राय ने इनके सहयोग से, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसकी पत्नी को भी अपने पति के साथ चिता में जल करके मरना होता था। ऐसे एक कुरीति थी सती प्रथा की, इसको राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण इसने क्या किया, वेलफेयर वर्क, इसने ठगी प्रथा की समाप्ति की, ठीक है ना। और ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नाम आपको याद रखना है कि कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति किस लिए की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, तो आंसर क्या होगा आपका, सती प्रथा की समाप्ति के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के अदर एस्पेक्ट्स की। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इन 1835 में कलकत्ता में फाउंडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव भी बेंटिक के द्वारा रखवाई गई। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, इनके द्वारा सर्वप्रथम संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त का मतलब समझते हैं ना, कमिश्नर्स, जैसे आजकल जिले लेवल पर डीसी रहता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और कहीं कहीं पर डीएम भी कहा जाता है, डीसी कहा जाता है, दोनों सेम पोस्ट हैं। इसके ऊपर एक जोन होता है मंडल, उस मंडल का क्या होता है, कमिश्नर, जो सीनियर आईएएस होता है, यानी कि डीएम से सीनियर होता है। तो ये जो मंडलों के लिए जो ये संभागीय आयुक्त यानी कि जो जोनल कमिश्नर्स को नियुक्त करने वाले थे, वो भी कौन से गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे बात करते हैं हम लोग चार्ल्स मेटकाफ के बारे में। चार्ल्स मेटकाफ के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ही इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ न्यूज़पेपर,
यानी कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इसको कहा जाता है। अगला गवर्नर जनरल है हमारा लॉर्ड ऑकलैंड। कौन है? लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड बहुत प्रसिद्ध है एक रोड के कारण, उस रोड का नाम है जीटी रोड। देखो ऐसे समझो, एक अफगान शासक हुआ है, मुगल शासक नहीं कहेंगे, अफगान शासक। अगर आपने हमारा सेशन देखा होगा मिडाइवल हिस्ट्री का, जहां पर हमने शेरशाह का एक इंडिविजुअल सेशन लिया था, वीडियो गुरु में ही है आपके, तो वहां से आप देख सकते हैं शेरशाह ने एक रोड बनवाई, उसका नाम था सड़क ए आजम। ठीक है, यह सोनार गांव से लेकर के पेशावर तक बनी थी। सोनार गांव से पेशावर तक। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा जीटी रोड का पुराना नाम, आंसर होगा सड़क ए आजम। किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। अब इसका नाम जीटी रोड किसने किया? तो वो है लॉर्ड ऑकलैंड। यानी कि ही चेंज द नेम ऑफ शेरशाह सूरी रोड टू जीटी रोड, यानी कि शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर इसका नाम जीटी रोड किसके द्वारा रखा गया? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड ऑकलैंड। और इस जीटी रोड का पूरा नाम है ग्रांड ट्रंक रोड। बात क्लियर हो गई, यानी कि ऑकलैंड के द्वारा ही जीटी रोड नाम रखा गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 के दौरान गवर्नर जनरल रहे हैं। इनके समय की बहुत महत्वपूर्ण एक घटना है, सिंध का विलय इनके समय में किया गया। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंध का विलय कब हुआ, तो आंसर होगा 1843। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। अगर पूछा जाएगा सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल ने किया, तो आंसर क्या होगा आपका? लॉर्ड एलनबरो। तो यानी कि ड्यूरिंग दिस टाइम सिंध वाज मर्ज इन 1843। ठीक है, अब हम लोग अगला आप देख लेते हैं कि आखिरकार ये सिंध का जो विलय हुआ किस एक्ट से हुआ है। ही एंडेड द, देखिए समझिए, जो सिंध का विलय हो गया उसके बाद में एक एक्ट भी आया। वो एक्ट क्या था? स्लैवरी सिस्टम का। यानी कि ही एंडेड द स्लैवरी प्रैक्टिस इन 1843 बाय एक्ट 5, यानी कि अधिनियम 5 के द्वारा 1843 में दास प्रथा को इसने समाप्त कर दिया। तो यह आंसर क्या होगा आपका? लॉर्ड एलनबरो। अब हम बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग की। लॉर्ड हार्डिंग देखिए दो हुए हैं, एक लॉर्ड हार्डिंग सेकंड हुए हैं। ये हम लॉर्ड हार्डिंग अगर बात कर रहे हैं तो इनको फर्स्ट मान के चलिए, फर्स्ट लिखते नहीं, इनके नाम के आगे लिखा नहीं जाता है। लेकिन अगर लॉर्ड हार्डिंग नाम आएगा तो फर्स्ट ही काउंट होगा। अगर लॉर्ड हार्डिंग सेकंड होगा तो सेकंड लिखा रहता है उनके नाम के आगे, तो वो सेकंड काउंट होगा। तो इनके समय में समझ लेते हैं। द फर्स्ट एंग्लो सिख वार टुक प्लेस एट दिस टाइम, यानी कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के समय में हुआ। दूसरा, नरबली प्रथा किसके द्वारा समाप्त की गई? तो यह भी आंसर आपका किसका आएगा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा नरबली सिस्टम को समाप्त किया गया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने बहुत सारी सेवाओं को इंडिया में दिया है। तो कह सकते हैं कि अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, चाहे रेल लाइन की बात करें, चाहे हम लोग विद्युत तार की बात करें, ये सब का सब किसने दिया है? ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। पोस्टल टिकट की बात करें तो ये सब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया है। तो जल्दी से हम इनको समझ लेते हैं, टाइम पीरियड समझ लेंगे। 1848 से लेकर के 56 तक इन्होंने एज अ गवर्नर जनरल काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अगर पूछा जाएगा किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को अडॉप्ट किया, तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। यानी कि राज्य हड़प नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पूछा जाएगा अवध का विलय, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अवध भी आया, अवध का अधिग्रहण किया गया और उसके ऊपर एक आरोप लगाया गया, द ब्लेम वाज माल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कुशासन का आधार लगाया गया और कहा गया कि कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया गया। अगर पूछा जाए कब, तो 1856 आंसर होगा। ठीक है ना बात? यानी कि एक रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट थी आउटरम रिपोर्ट, यानी कि अवध बाद मर्ज विद एलिगेशन ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ आउटरम रिपोर्ट, यानी कि अवध का विलय
आउटरम रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा करके किया गया। कब किया गया? तो आंसर होगा 1856। आगे डलहौजी के और देखते हैं क्या क्या घटनाएं हुई डलहौजी के समय में। एट द सेम टाइम शिमला वाज मेड द समर कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि डलहौजी के समय में ही शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। इन 1853 1853 में द फर्स्ट रेल लाइन वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन बॉम्बे टू थाने, यानी कि 1853 में पहली रेल लाइन, पटरियां बिछाई गई। और अगर कभी पूछा जाए पहली ट्रेन कब चली, तब भी आंसर क्या होगा? 1853। कहां से कहां तक चली? तो आंसर क्या होगा? बंबई से थाने के बीच में। अब अगर हम बात करेंगे, द फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्विस स्टार्टेड बिटवीन कलकत्ता टू आगरा, यानी कि कलकत्ता से आगरा के बीच में प्रथम विद्युत तार सेवा भी किसके द्वारा शुरू की गई? तो भी आंसर क्या होगा आपका? लॉर्ड डलहौजी। अगला देखते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट इन 1854 द सर्कुलेशन ऑफ पोस्टेज स्टाम्प स्टार्टेड, यानी कि इसी के समय 1854 में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन आरंभ हुआ। तो आपने देखा विद्युत तार, डाक टिकट और रेलवे सब किसके द्वारा दिया गया है? ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लेकिन राज्य हड़प नीति के पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई? तो वो भी आपका आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डलहौजी से क्वेश्चन आपका पुटअप होता है। तो ये हमारा वायसराय और गवर्नर जनरल का फर्स्ट पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। हम इसके बाद में सेकेंड पार्ट आपके लिए लाने वाले हैं। अब देखिए यहां तक जो 1856 यानी कि इसके बाद में क्या हो गया समझते जाएंगे। 1857 की क्रांति हो गई। अब 1857 की जब इसके बाद में क्रांति हो गई तो क्या हुआ? जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, अब शासन क्या हो गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। और जब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया तो एक एक्ट आया 1858 का एक्ट, और उस एक्ट से अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन आ गया और ये जो गवर्नर जनरल चल रहा था अब हो जाएगा वायसराय। बात समझ में आ गई? तो हम चर्चा करेंगे वायसराय से अपने इस वायसराय एंड गवर्नर जनरल के अगले भाग में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।